कोरोना काल में हमारी ज़िंदगी आमतौर पर इस पिछले 12-13 महीने में लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की यातनाएं झेली हैं। आपकी एक अलग दिनचर्या हो गई थी। लॉकडाउन में आप कमरे में बंद थे। कई लोगों ने तो पूरे एक साल अपने आप को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। थोड़े बहुत घर से बाहर निकले होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोरोना से संबंधित कुछ बातें हम लोगों को जरूर जान लेनी चाहिए। पैंडेमिक के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका कहना है कि पैंडेमिक एक ऐसा शब्द है जो पूरी दुनिया में एक साथ एक बीमारी की वजह से लोगों को अफेक्ट होना पड़ता है। जैसे कोई एक बीमारी जो पूरी दुनिया में एक साथ लोगों को प्रभावित करती है, उसको पैंडेमिक कहते हैं। आमतौर पर 3 तरह के टर्म हैं: एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक। एपिडेमिक एक सामान्य महामारी को कहते हैं। एंडेमिक का मतलब कि अगर वो महामारी अपने देश में आपके देश में अलग अलग राज्यों में फैल जाए, और पैंडेमिक का मतलब कि पूरी दुनिया में अगर वही महामारी फैल जाती है तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। मित्रों, आमतौर पर कोरोना वायरस को लेकर, उसके लक्षणों को लेकर, उससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, और खास करके व्हाट्सएप पे इस तरह की बहुत सारी बातें आती रहती है। तो आम लोग के लिए, एक सीधे साधे व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण हम कहें किसे। जुकाम खांसी भी कोरोना वायरस का संक्रमण है, दस्त लगना भी कोरोना वायरस का संक्रमण है, बदन में दर्द होना भी कोरोना वायरस का संक्रमण है। तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण को कोविड-19 या कोविड-19 क्यों कहा जाता है? कोविड-19 का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। COVID इज द कोरोना वायरस डिजीज एंड 19 मीन्स 2019। इस बीमारी के बारे में 2019 में वैज्ञानिकों को पता चला। पता तो बहुत पहले से था, लेकिन 2019 को एक मार्क करते हैं, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे ज्यादातर जो लक्षण होते हैं वो बुखार के लक्षण होते हैं, कॉफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बदन में दर्द होता है, पूरा शरीर में दर्द हो सकता है, कभी कभी बलगम बनता है, सर में दर्द होना, लूज मोशन या डायरिया जिसको कहते हैं, नाउजिया या वोमिटिंग, या फिर मुंह से खून आना। कभी कभी आपके सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप जो खाना खा रहे होते हैं उसका टेस्ट नहीं मिलता जुबान में, उसको हम लोग एंसोमिया कहते हैं। एंसोमिया का मतलब लॉस ऑफ स्मेल, एंड एग्यूसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ टेस्ट। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण का जो पूरा आक्रमण है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। हमारे शरीर में एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है। इस तरह के परिस्थिति में हमारा वो जो इनविजिबल सिस्टम है, जो जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर की ये प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है तो कोरोना वायरस या इससे भी बहुत खतरनाक किस्म के संक्रमण आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इम्यूनिटी को आप एक शील्ड के रूप में माने कि ये आपके बॉडी का एक शील्ड है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस संक्रमण में लोग फेस पर मास्क लगा रहे हैं और ग्लास शील्ड भी यूज करते हैं। तो ये शील्ड की तरह है। आप समझें कि इम्यूनिटी आपके पूरे शरीर का शील्ड है। जब हम छोटी उम्र में होते हैं, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा लेता है, तो नेचर ने उसकी पूरी शरीर को 100% प्रोटेक्टेड बना के भेजा होता है। यानी कि वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित होता है, इम्यून होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ों का एक तरह से दखल बढ़ता है। खाने पीने में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है, लाइफ स्टाइल में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है, और ऐसे करते करते हमारे बॉडी का जो pH वैल्यू है वो डिस्टर्ब होने लगता है। यानी कि हमारा बॉडी क्षारीय से अम्लीय होने लगता है। उसका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल प्रॉपर्टी है वो एसिडिक होने लगता है, और धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और कभी भी जब इस तरह के आक्रमण होते हैं, जब इस तरह की एपिडेमिक्स आती है, तो हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है। इम्यूनिटी को आप ठीक से समझें। इम्यूनिटी दरअसल 2 तरह की होती है। एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, दूसरी इनेट इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी तो नेचर आपको देता है, हर किसी को वो इम्यूनिटी नेचर ही प्रदान करता है। लेकिन जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 तरह के
इम्यूनिटी होती है। नेचुरल इम्यूनिटी बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी के रूप में हम देखते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से हम में इम्यूनिटी आती है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी तो इन्फेक्शन से आता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी को कोरोना वायरस संक्रमण हो गया, अब वो 10-15 दिन कोरोना वायरस संक्रमण को झेल कर बाहर निकला तो उसका बॉडी इम्यूनाइज हो जाता है, इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन ने उसको उसकी बॉडी को इम्यूनिटी दे दी। आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है वो दो तरह का होता है। पैसिव इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब भी आप संक्रमण में हैं तो आप क्या करते हैं, आपके लिए प्लाज्मा डोनेशन, अभी आपने सुना होगा कि प्लाज्मा, कोई आपके लिए प्लाज्मा डोनेट किया, अब वो प्लाज्मा के माध्यम से जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में भेजी गई उसकी वजह से आपका जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो ट्रेंड हो जाता है, तो इस तरह से आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है। इसको हम एंटीबॉडीज ट्रांसफर इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरा है इम्यूनाइजेशन, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जो वैक्सीन आया है वो वैक्सीन आप तक पहुंच जाए ताकि आप इम्यूनाइज हो जाएं। इम्यून सिस्टम के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम आपके शरीर में, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, कुछ खास ऑर्गन्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के हिस्से हैं, जैसे बोन मैरो, आपकी हड्डी के बीच बड़ी वाली जितनी भी हड्डियां हैं उसके बीच में अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स, कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के केस में एक आम राय बन जाती है कि आप टॉन्सिल्स चाहते हैं कि बच्चे का टॉन्सिल्स बहुत बढ़ गया है, इसको निकलवा दें, लेकिन नहीं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। टॉन्सिल्स निकलवाना या एडेनॉइड्स निकलवाने की जो स्थिति होती है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में हम जब वो बढ़ जाता है तो हम उसको हटा देते हैं। मान लीजिए कि टॉन्सिल्स में जख्म हो गया या पस हो गया, ऐसे केस में हम टॉन्सिल्स को निकालते हैं। लेकिन आमतौर पर ये जो टॉन्सिल है ये एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। थाइमस ग्लैंड होता है, आप देखेंगे गले में एक छोटा सा इसको क्या बोलते हैं, बो बोलते हैं ना, जब हम जब यूरोपियन स्टाइल में जब हम शर्ट पहनते हैं तो टाई की जगह छोटा सा, जो उसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये भी हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ नोड्स में हमारे शरीर में गले के पास, एक्जिला के पास और ग्रोइन्स के पास, वहां पर छोटी छोटी ग्रंथियां बनी हुई हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। स्प्लीन, जिसको प्लीहा बोलते हैं, लीवर की दूसरी तरफ ये स्प्लीन होता है, माफ कीजिएगा, लीवर के साथ अटैच्ड होता है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एक अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक अबेंडेंड ऑर्गन के रूप में होता है। कभी कभी आप सुनते होंगे अपेंडिसाइटिस हो गया, यानी कि अपेंडिक्स में सूजन आ गई और वो बहुत तेज दर्द होता है, परेशानी होती है। ऐसे ही पेयर्स पैच होते हैं आंतों के बीच में, इस पेयर्स पैच होते हैं, तो ये सब हमारे इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून सिस्टम को खतरा किन किन बातों से, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो रिस्क फैक्टर हैं, खास करके कोविड-19 के केस में हम लोगों ने वो इसको स्टडी किया है, उसमें स्मोकर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं, यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। सिवियरली ओवरवेट जो लोग हैं, जिनके ये जो वजनी लोग हैं, जिनका शरीर का वजन बहुत ज्यादा है, वो भी रिस्क पर हैं। ऐसे ही एक दूसरा जो उम्र में ज्यादा है, जैसे लोग उम्र में ज्यादा हैं वो भी हमारे इसके इम्यून सिस्टम के रिस्क फैक्टर में हैं। पीपल्स विथ क्रॉनिक इलनेस, जिसको कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है, तो कोमॉर्बिडिटी वाली जो स्थिति है, यानी कि अगर आपको कुछ और बीमारी है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है, आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और आपको कोरोना हो गया, तो ऐसे केस में ये भी रिस्क फैक्टर है। खास करके स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जो है वो ज्यादा रिस्क में है। एक प्रीडोमिनेंस जिसको कहते हैं कि आमतौर पर आप सुन रहे होंगे कि कोरोना में वेव अलग अलग किस्म से, पहला वेव आया, अब ये दूसरा वेव चल रहा है, अब तीसरे वेव की चर्चा चल रही है कि तीसरा वेव भी आ सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि इस तरह के वेव के साथ पहले वेव में आपने देखा होगा कि एक उम्र के ज्यादा, मतलब 60 वर्ष से ज्यादा के लोग अफेक्टेड हुए थे, यानी उस समय जो खास करके डेथ हुए थे उसमें 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सेकेंड वेव में आप देख रहे हो कि मिडिल एज के लोग जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि नौजवान ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। 20 साल से लेकर 35-40 साल की उम्र तक के काफी लोगों की, नौजवानों की डेथ हुई है। तीसरे वेव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये तीसरा वेव आया तो बच्चे प्रभावित होंगे। तो इस तरह से ये 3 तरह के फेज हैं और तीनों वेव के बारे में जो बातें बताई जा रही है वो
बहुत मतलब डरावनी है, यानी कि पहले बुजुर्ग गए, फिर नौजवान जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे चले जाएंगे। हमारे साथ एक अलग अलग जो अध्ययन आ रहे हैं उसके आधार पर मैंने ये सब कंपाइल किया है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, कुछ लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, कुछ लोगों को थोड़ा सीवियर हुआ, किसी भी तरह से वो बच गए, उनका इलाज हुआ और वो बच गए, तो उनको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। आमतौर पर पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ऑर्गन डैमेज के बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोगों के फेफड़े में खराबी आ रही है, ब्रेन में खराबी आ रही है, कई लोगों के हार्ट में दिक्कतें महसूस की जा रही है। एक नया कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है म्यूकोरमाइकोसिस का। ये एक फंगस है और इस फंगस के बारे में कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो सीवियरली कोविड-19 से अफेक्टेड हुए लोग हैं, या जो डायबिटिक हैं, या जिनको स्टेरॉइड्स ज्यादा दिया गया है, या जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया है या मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा गया है, ये लोग म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको कोरोना के संक्रमण में दिख रहा होगा, वो और उसका मैंने जिक्र कर भी दिया। फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिफिकल्टी सांस लेने में दिक्कत है, ज्वाइंट पेन है, चेस्ट पेन है, खास करके नींद की समस्या है, नींद नहीं आती, लोग कहते हैं पूरी रात जागना पड़ जाता है, मसल्स में पेन है, बुखार है, डिप्रेशन है, डिजीनेस है, ये सारे लक्षण कोरोना के बाद के लक्षण हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में आपको मैंने बताया कि आमतौर पर ये एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से पूरे शरीर प्रभावित होता है, लेकिन जो ये फंगस है, ये फंगस इंट्राक्रेनियल या इंट्राऑर्बिटल एंट्री इसकी हो जाती है। वो एक तरह का बैक्टीरिया ही समझिए। ये फंगस हमारे शरीर में ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन रिलेटेड कई सारे लक्षण दे देता है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस भी बड़ा एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में उभर के सामने आया है। अब सवाल है कि ये सारी चुनौतियां हैं, हम बचें कैसे इससे। इससे बचने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो बुखार या खांसी की शिकायत हो या सांस लेने में दिक्कत हो तो उसमें तुरंत हमें जानकार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने हाथ को और मुंह को बराबर क्लीन रखें। हाथ और मुंह का संपर्क इन्फेक्शन को बढ़ाता है। जैसे सपोज कि ये मेरा हाथ संक्रमित है और हमने अपने मुंह को छुआ, तो जाहिर है कि हाथ में जो संक्रमण था वो हमारे मुंह में चला जाएगा और उसके बाद फिर हम पूरी तरह से उस वायरस के चपेट में होंगे और फिर वो हम दूसरों एक कैरियर बन जाएंगे और फिर हमसे वो इन्फेक्शन किसी और को जा सकता है। तो इसलिए हाथ और मुंह की सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। अब एक नए तरह की बातें भी आ रही है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसकी दवाइयों को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये सारे सवाल टेक्निकल सवाल हैं, इसलिए मैं आम लोगों से कहूँगा जो इस बात को जानना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि वो जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की साइट्स हैं WHO का, ICMR का या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का, उन सभी साइट्स को वो फॉलो करें और वहां पर जो जानकारी दी जा रही है उसी जानकारी के साथ अपने आप को जोड़ें। आमतौर पर अधूरी जानकारी से कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत गफलत में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से हम बहुत गलत जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाते हैं और काफी हद तक उसका नुकसान हमको झेलना पड़ता है। जितनी भी दवाइयां हैं उसको लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं। जैसे रेमडेसिविर नाम की दवा शुरू में काफी चली, उसके पहले HCQ नाम की दवा काफी चली, एवरमेक्टिन नाम की दवा खूब चली। एवरमेक्टिन के बाद प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू में काफी चर्चित रहा। आपको हाइड्रोक्लॉक्सी जिसको कि हम HCQ बोलते हैं, ये सब दवाइयां चली, लेकिन इन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट भी सामने आते रहे और उसकी वजह से इन दवाओं को कभी कोरोना थेरेपी में शामिल किया गया, कभी उसको बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का, यानी कि लंबे समय तक अगर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़ रहा है तो आप ये मत समझें कि वो ऑक्सीजन से उसकी जिंदगी बढ़ेगी। बेहतर तो ये होगा कि उसको बीच बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट से बाहर करके ये देखा जाए कि कम से कम वो थोड़ी देर के लिए नेचुरल हवा को इनहेल कर पाता है कि नहीं।
इससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से बच जाएगा, यानी कि जो लगातार ऑक्सीजन की का जो फ्लो होता है उसकी वजह से एक ऑक्सीजन विषाक्तता भी हमारे शरीर में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के फेफड़े के बहुत सारे टिश्यूज डैमेज होते हैं। वैक्सीन्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वैक्सीन्स बेसिकली कई तरह के होते हैं, और जैसे आप देखेंगे कि 2 वैक्सीन्स जो बहुत चर्चा में है वो ये है, जिसको कि इनएक्टिव वैक्सीन्स बोलते हैं या होल वायरस वैक्सीन्स बोलते हैं। बेसिकली कोरोना का जो संक्रमण है ये आरएनए वायरस है, तो ये आरएनए वायरस जो है वो बेसिकली उस वायरस के बारे में हम बहुत ज्यादा अगर ठीक से नहीं जानेंगे, यानी हमारा इम्यून सिस्टम अगर उसको ठीक से नहीं समझ पाएगा, तो उस तरह की दिक्कत हमारे शरीर में होती है। हालांकि इस तरह के वैक्सीन्स के बारे में अभी बहुत कुछ कहना मुश्किल है। आमतौर पर जो वायरस की वैक्सीन्स बनाई गई है उस वैक्सीन्स में उसकी जो इफिशियंसी है वो कुछ हद तक है, 70 to 90% अध्ययन की गई है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो 2-3 तरह की वैक्सीन अभी लगाई जा रही है वो बहुत अच्छी वैक्सीन है। और आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण के बाद जो हम लोगों की जिंदगी पे असर हुआ है उसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो हमने कई तरह के हालात को झेला है। अननेसेसरी स्टेरॉइड्स पर हमको जाना पड़ा है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हमारे साथ जुड़ी है, और जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में भी बहुत राय है। कई लोगों ने जो वैक्सीन्स लिया है उसके बावजूद भी उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, उनकी तबीयत खराब हुई है, पहले शॉट या दूसरे शॉट, दोनों शॉट के बाद भी उनकी हालत खराब हुई है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा है कि होम्योपैथी से कोरोना वायरस संक्रमण को बहुत ठीक से मैनेज किया जा सका है, और उसमें हमने बहुत इफेक्टिवली कुछ दवाओं का इस्तेमाल करके लगभग आप देखेंगे कि 700 से ज़्यादा मरीज तो मैंने ही देखे हैं, और आमतौर पर उसमें 100-150 से ज़्यादा तो बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड लोग थे। आपको मैंने बहुत पहले बताया भी होगा, और जो लोग मुझे जानते हैं, हम लोगों ने कैम्फोरा 1000C नाम की दवा को प्रिवेंटिव के रूप में, एक इम्यून बूस्टर के रूप में ट्राई किया था। दिल्ली में करीब 65,000 लोगों पर हम लोगों ने ये दवा ट्राई की, और ऐसे तकरीबन 12 देशों में मेरे ख्याल से 8 लाख से ज़्यादा लोगों पर यह दवा ट्राई की गई है, और देखा गया है कि 95 to 98% लोग अपने आप को कोरोना वायरस संक्रमण से बचा पाए हैं। तो मैं एज ए होम्योपैथ आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर अगर आपको मिल जाते हैं तो आप होम्योपैथी से कोरोना वायरस संक्रमण को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर है 7303608800, या मेरा ईमेल है docarun2@gmail.com, DOCARUN #2@gmail.com। आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और कोशिश रहेगी कि और भी कुछ नई जानकारियां अगर कोरोना वायरस संक्रमण से रिलेटेड या पैंडेमिक से रिलेटेड आती है तो मैं ज़रूर ऐसे ही माध्यमों का उपयोग करके आप तक पहुंचूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।